मैंने दूसरे बच्चे का साथ में स्टूल पे बेंच पे बैठे थे, वो सिर पकड़ के स्टूल पे मारा, उसका सिर फट गया। वो घर उनके शिकायत लेके आए माँ बाप, तो मैं बाथरूम में छुप गया, मेरे को पता था तो कि मेरे पापा जी ने आपको इसलिए स्कूल में जाने दिया, वे शरारत करते हाँ और पिटाई देख होनी रहे है। हो। तो उस इंसिडेंट के बाद फिर मेरा स्कूल भी छूट गया। 8वीं और 9वीं में मैं थोड़ा कमज़ोर रहा, मेरा मैथ और ये कमज़ोर था। और मेरे याद है अभी भी हमारे मैथ टीचर होते थे, बड़े कड़क होते थे, उनसे खूब हमारी पिटाई होती थी। कुछ हमारे सहपाठी थे बाणा के, धन्नू था एक बाणे से, तो उनकी लाइन में हमारे खूब मुर्गे बनते थे, खूब पिटाई होती थी मैथ के बाद। तो मेरे पिताजी भी काफ़ी गुस्सा हुए कि इतने कम नंबर आए, इतनी अच्छी टीचर का बेटा, इतनी, हाँ टीचर का बेटा, और उन्होंने पढ़ाई भी खूब करवाई थी मेरी। तो इतने नंबर कम कैसे आए कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, शरारत तेरी आवारा हो गए और ये हो गया वो हो गया। फिल्में देखते हो? कुछ फिल्में भी उन दिनों देखी हैं। हाँ खूब देखते थे, कैथल जाके स्कूल से भाग के कई बार तो पकड़े भी गए थे, लेकिन पिक्चरों का वो हो गया, चस्का लग गया था। तो बोले भी तुम्हें कॉलेज नहीं भेजेंगे रेगुलर, कॉलेज में जाके बिगड़ जाओगे, कैथल में फिल्म देखो, कॉलेज में जाके बिगड़ जाओगे, तुम्हें कॉलेज नहीं भेजना है, पढ़ना तो घर पे पढ़ो। तो मैं क्या करता, मजबूरी में फिर कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स से भर दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने भरा। हमारे खेत थे ना, वहाँ गेहूँ भी काटी है, गेहूँ काटी, और बाड़ी बोई, बाड़ी के निदान भी काटे हैं, और पशुओं को भी चराया है पाली बन के। और खेतों में जाते जब छोटे जो बड़े मज़े आते थे, जैसे जामुन के पेड़ कितने थे, खूब जामुन खाते थे। डाब कितनी बड़ी थी, डाब थी अपने, डाब में पड़े रहते थे भैंसों के ऊपर बैठ के, और धर्म कुंड था उसमें नहाते थे। साथियों, कोई व्यक्ति सिर्फ 3 साल स्कूल में रेगुलर पढ़ाई करके और 2 साल कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई करके किस तरह से IAS अधिकारी बन सकता है? जी हाँ साथियों, हमारे साथ हैं महावीर ढोल। तो इन्होंने अपने जीवन में केवल 3 साल स्कूलों में रेगुलर शिक्षा प्राप्त की और 2 साल केवल कॉलेज में रेगुलर शिक्षा प्राप्त की। आज के समय में बच्चे जो हैं बोल देते हैं स्कूलों में कि मैं IAS बनना चाहता हूं, तो किस तरह से आप IAS बन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप अपनी जीवनी के बारे में बताइए कि बचपन से कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, किस तरह से बच्चे जो हैं आज बोल तो देते हैं कि IAS अधिकारी बनना है मुझको, उसके बारे में पता तक नहीं होता। आपने भी पता नहीं होगा शायद जिस समय आपने ये संकल्प लिया होगा बचपन में। तो कहाँ से स्टार्टिंग की आपने पढ़ाई की, प्राइमरी एजुकेशन किस तरह से प्राप्त की, हायर एजुकेशन किस तरह से प्राप्त की? तो सबसे पहले वीरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना ग्रामीण भूमि का प्लेटफॉर्म दिया, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं अपने जीवन का जो मेरा अनुभव है, मेरा जीवन कैसे बीता, ताकि बच्चे उससे कुछ प्रेरणा लें और कुछ बनने का वो अपना प्रण लें, संकल्प लें। तो मैं संक्षेप में अपना बैकग्राउंड जीवन का बताता हूँ। तो मेरे पिताजी, जैसे वीरेंद्र ने बताया कि मेरा नाम महावीर सिंह ढूल है, मैं पाई गांव से हूँ। मेरे पिताजी श्री सरदार सिंह स्कूल टीचर थे, अध्यापक थे, मैथ पढ़ाते थे, और उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे रही, करनाल, कैथल, गनौर, इदियाना, और अलग अलग गांव में, शहरों में रहे। तो हम परिवार सहित उनके साथ ही रहते थे। उसके बाद जैसे हमारा परिवार बढ़ा, लास्ट मेरे याद है पोस्टिंग, मेरा जन्म 1961 में हुआ है, तो लास्ट पोस्टिंग मेरे पिताजी की कैथल थी। और तब हमारे कुनबे के भाई और ताऊ चाचे गांव से आए थे पाई से, और मेरे पिताजी को बोले कि अब आपका परिवार बड़ा हो गया है और शहर में खर्चा बहुत ज़्यादा है अध्यापक के लिए, इतने बड़े परिवार को करना, तो आप गांव में चलो जी, गांव में ठीक रहेगा, थोड़ा सस्ते में काम चलेगा और वहाँ पे अपनी खेती बाड़ी भी कुछ होगी। तो उनको कन्विंस किया। तो हम फिर छोटे छोटे थे, मेरे याद है अभी भी, बैलगाड़ी लेके आए थे, और बैलगाड़ी में हमने सारा सामान लादा और फिर पाई की तरफ हम चल पड़े। तो उस समय उम्र कितनी थी आपकी? वो मेरे ख्याल से, मेरे याद है 68 या 69 की बात है, 1968-69। 8 या 9 साल का रहा था मैं, छोटा ही था। मेरे से बड़ी मेरी 2 बहनें थी, और मैं था, और मेरा छोटा भाई और एक बहन। उस समय तक भी आप स्कूल में नहीं गए थे? ना, घर पे ही पढ़ते थे? हाँ, मैं घर पे ही, क्योंकि अध्यापक थे तो वो घर पे ही पढ़ाते थे। मेरे याद है अभी भी तख्तियाँ लिखते थे हम, तख्ती पोंछते थे, स्लेट पे ही था सारा काम। हाँ, स्लेट पे सवाल निकालते थे मैथ के। स्कूल प्राइमरी जो है घर पे ही चले? घर पे ही रहा।
मेरे एक याद है, थोड़ा करनाल में हम रहते थे, 1964-65 के आसपास की बात है। तो वहाँ पे हमने एक डायरी भी खोली हुई थी, काफ़ी बड़ा सा घर था। तो वहाँ पे मेरे को एक मॉडर्न स्कूल में एडमिशन करवाया था। और जब बच्चा ही था, 4-5 साल का रहा होगा। और मेरे को उसकी स्कूल की फ़ोटो अभी भी मेरे पास थी, काफ़ी साल पहले। वो गांव में जब बारिश में गल गई, तो उसमें तो जैसे मॉडर्न स्कूल की बच्चों की ड्रेस होती ना, टाई वाई लगा के, निक्कर बुश शर्ट। तो वहाँ एडमिशन तो हुआ आपका एडमिशन, प्राइमरी में? हाँ, स्कूल में एडमिशन लिया था। लेकिन मेरे जो याद है, 3-4 महीने में रहा था। फिर बच्चे थे, बच्चों की आपस में कुछ लड़ाई होगी, मेरी भी एक बच्चे से लड़ाई शरारती होगी। बच्चे रहे आप भी? हाँ, कुछ लगता है मेरे को। उस टाइम कुछ शरारत की, तो मैंने दूसरे बच्चे का साथ में स्टूल पे, बेंच पे बैठे थे, वो सिर पकड़ के स्टूल पे मारा, उसका सिर फट गया। वो घर उनके शिकायत लेके आए माँ बाप, तो मैं बाथरूम में छुप गया। मेरे को पता था तो कि मेरे पापा जी ने आपको इसलिए स्कूल में डाल दिया, वे शरारत करते हाँ, हैं, उड़ान पिटाई देखना। होनी है। तो उस इंसिडेंट के बाद फिर मेरा स्कूल भी छूट गया। मेरे पे घर ही पढ़ा पढ़े, है। तू बड़ी शरारत करता है ये वो। तो फिर घर ही पढ़ते रहे। फिर पाई में आ गए, पाई में भी घर में ही पढ़ाते थे। और पाई में भी मेरे याद है, हमारा एक पब्लिक स्कूल होता था, प्राइमरी स्कूल अंदर, जो आजकल गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है शायद। तो उसमें मैं गया था शायद 4वीं-5वीं क्लास में। वो भी 1-2 महीने की बात है। तब भी वहाँ से उठा लिया, उसकी मेरे को वजह नहीं पता भी क्यों उठाया। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं, मेरे याद नहीं अब। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई, सिसाना गांव है, बहुत बड़ा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में होता था उन दिनों। अब तो शायद सोनीपत बन गया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट बन गए जी। तो वहाँ मेरे पिताजी मेरे को ले गए और उन्होंने 2-3 महीने मेरे को वहाँ पढ़ाया। 7वीं क्लास का एज प्राइवेट कैंडिडेट मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, सिसाना हाई स्कूल में। तो 7वीं मैंने वहाँ से पास की। फिर गांव में आके पाई में हम आ गए थे तब। तो पाई में आके फिर मेरा रेगुलर एडमिशन करवा 8वीं क्लास में, जब हमारा ये हाई स्कूल होता था बाहर वाला। 8वीं में मैंने रेगुलर फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया 1971। 72 में फिर 8वीं करी, 73 में 9वीं करी और 74 में 10वीं करी। 8वीं 9वीं और 10वीं, हाँ, ये 3 साल का मेरा रेगुलर, हाँ, रेगुलर स्कूल में। तो आगे जैसे आपका सवाल था, IAS बने, सिविल सर्विस में कैसे आए, प्रेरणा कहाँ ये से सपना कहाँ से शुरू हुआ कि मुझे हाँ, IAS? उन दिनों की बात है कि जब हम गांव में आ गए थे कैथल से, और 7वीं करके मैंने 8वीं में एडमिशन ले लिया था। मेरे ताऊ जी थे, गांव वाले जानते भी होंगे नाम, चौधरी हरफूल सिंह, DC बोलते थे, वो गुजर गए। तो वो DC हिसार होते थे। हिसार उन दिनों बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, हरियाणा का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट था। तो 3-4 बच्चों की शादियां, हमारी ताऊ की बेटियां, बहनें थी जो भाई, उनकी शादियों में हम गए थे गांव से, पाई से, भाईचारे में जैसे जाते हैं सारे। तो मेरे तो ताऊ जी थे, हमें तो जाना ही था परिवार के साथ। तो वहाँ जाके मैंने देखा DC हिसार की जो कोठी थी, वो कई एकड़ में फैली हुई थी, बहुत बड़ी कोठी थी, इतने लोग काम करते थे। तो तब मेरे दिमाग में, मैं बच्चा ही था, मेरे दिमाग में आया कि ये तो नौकरी बहुत बढ़िया है, ये कैसी नौकरी है, क्या है, इतना बड़ा घर, इतने आदमी, नौकर चाकर, मतलब इतने ठाठ, एक राजभवन था पूरा। हाँ, इतने ठाठ, इतने बड़े घर अब तो आजकल नहीं रहे, उन दिनों में होते थे। तो मेरे को फिर पता चला कि ये DC की पोस्ट होती है। और फिर जैसे जैसे आगे एजुकेशन बढ़ती गई, तो एक हिंट मेरे दिमाग में उसी टाइम बैठ गया था कि इसी नौकरी में आना चाहिए, ऐसी नौकरी करनी चाहिए, जो ये उनका मतलब इमेज था समाज में उस नौकरी का। तो मेरा पहला और आखिरी प्रेरणा स्रोत हमारे ताऊ जी हरफूल सिंह के जीवन वही थे, DC बनने के। हाँ, उन्हीं के उससे मैं फिर आगे तो आपने 8वीं 9वीं और 10वीं पाई से की, उसके बाद क्यों नहीं आपने रेगुलर शिक्षा प्राप्त की फिर? हाँ, उसके बाद एक छोटा इंसिडेंट हुआ। मैं स्कूल में काफ़ी, मेरी गिनती, हाँ, 8वीं और 9वीं में मैं थोड़ा कमज़ोर रहा, मेरा मैथ और ये कमज़ोर था। और मेरे याद है अभी भी, हमारे मैथ टीचर होते थे, बड़े कड़क होते थे, उनसे खूब हमारी पिटाई होती थी 9वीं तक। 8वीं में खूब होती थी, मेरा मैथ काफ़ी कमज़ोर था। तो मेरे पिताजी ने काफ़ी मेरी फिर तैयारी करवाई मैथ की, अर्थमेटिक की, और मेरा फिर काफ़ी अच्छा हो गया। फिर तो मैं सबसे पहले अपने टीचर का नाम पता है? उनका नाम शायद स्वरूप सिंह कुछ ऐसा था। अच्छा। और वो डोड़ा गांव के थे, बड़े वो थे, तगड़े, हेल्दी, स्वरूप सिंह कुछ ऐसा नाम था। लेकिन वो मास्टर बहुत बढ़िया थे मैथ के। जी। और कुछ हमारे सहपाठी थे,
बाणा के धन्नू था एक बाणे से, तो उनकी लाइन में हमारे खूब मुर्गे बनते थे, खूब पिटाई होती थी मैथ के बारे में। 8वीं 9वीं में कमज़ोर थे? हाँ 8वीं में ज़्यादातर, फिर 9वीं में मेरा फिर मैथ ठीक हो गया था, फिर तो पहली बार में सवाल निकाल के हम दिखाते थे। फिर मेरी गिनती होशियार बच्चों में थी, और फिर मेरे नंबर असल में मेरे 611 आए थे, 900 का होता था टोटल। 10वीं? हाँ 10वीं में 900 में से 611। लेकिन हुआ क्या, उन दिनों रिजल्ट गजट में छपते थे, पहले मार्कशीट तो बाद में आती थी। तो गजट में 6 का 4 छप गया, 411। तो 411, और मेरा जो पढ़ाई का मेरा जो था कि होशियार बच्चा है, कितना पेपर हुआ, इतना होशियार बच्चा है, तो 411 कैसे, तो बहुत कम नंबर है। तो मैंने सबको कहा, अपने टीचरों को कहा, अपने हेडमास्टर को कहा। हेडमास्टर हमारे चौधरी अंचल सिंह होते थे बाणा से, वो भी काफ़ी वो पढ़ाई पे ध्यान देते थे जी। और उनको भी था भी ये अच्छा करेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन मैंने बताया कि मेरे पेपर अच्छे हुए हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया जी। तो मेरे पिताजी भी काफ़ी गुस्सा हुए कि इतने कम नंबर आए, इतनी अच्छी टीचर का बेटा, इतनी, हाँ टीचर का बेटा, और उन्होंने पढ़ाई भी खूब करवाई थी मेरी, तो इतने नंबर कम कैसे आए कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, आवारा हो गए, और ये हो गया वो हो गया। फिल्में देखते हो, कुछ फिल्में भी उन दिनों देखी हैं? हाँ खूब देखते थे, कैथल जाके स्कूल से भाग के कई बार तो पकड़े भी गए थे। लेकिन पिक्चरों का वो हो गया, चस्का लग गया था, क्रेज था उस टाइम। लेकिन पढ़ाई पे मैंने खैर ध्यान नहीं दिया, मेरी पढ़ाई उससे ये नहीं कि सफ़र हुई हो। तो बोले भी तुम्हें कॉलेज नहीं भेजेंगे रेगुलर, कॉलेज में जाके बिगड़ जाओगे, कैथल में फिल्म देखो, कॉलेज में जाके बिगड़ जाओगे, तुम्हें कॉलेज नहीं भेजना है, पढ़ना तो घर पे पढ़ो। तो मैं क्या करता, मजबूरी में फिर कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स से भर दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने भरा प्रेप का। उन दिनों प्रेप बोलते थे, प्री यूनिवर्सिटी, तो आजकल तो +2 हो गया, अलग सिस्टम बदल गया। तो मैंने प्री यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से भरा कॉरस्पॉन्डेंस से। उसके 3-4 महीने बाद मार्कशीट आई, मार्कशीट में 611 छपे मिले। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को कहा कि घर वालों ने कहा कॉलेज में करवा दो, अच्छे नंबर है। तब तक असल में कॉलेज के रेगुलर एडमिशन ख़त्म हो चुके थे, देर हो गई थी। फिर बोले कोई नहीं, इस साल कर लो, अगले साल देखते हैं। तो उस साल मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, उसमें उसको बोलते थे डायरेक्टरेट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस स्टडी, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने मैथ लिया था प्रेप में, तो मैं फर्स्ट रहा था उसमें, जो हमारा डायरेक्टरेट था। मेरे पास इकोनॉमिक्स, मैथ, सिविक्स और इंग्लिश था। उसके बाद अगला वो दिया, फिर अगले साल फिर कहा कि कॉलेज में करवा दो, लेकिन तब तक उनको असल में आदत ऐसी पड़ गई थी हमारे पिताजी की, मान लो चलो, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सस्ती थी, 250 से 300 रुपये में एक क्लास हो गई, इतने रुपए लगते थे। उसमें लेक्चर आते थे, कुछ स्टडी मटेरियल आता था, उसका पैसा फीस लगती थी, 250-300 रुपये लगे होंगे साल के। फिर बोले सस्ता माध्यम है, इसी से कर लो। फिर मेरे को बीकॉम दिलवा दिया, बीकॉम मैंने स्टार्ट की, बीकॉम पार्ट 1 में फिर मैंने कॉमर्स शुरू किया। पहले आर्ट से की थी प्रेप, फिर कॉमर्स बीकॉम। फिर उसके बाद बस वो घर बैठ के करते रहे, और साथ साथ फिर उनको ये भी रहा कि हम भैंस भी रखते थे, गांव में रहते थे, तो खेत का काम भी मैंने किया है। मैट्रिक में जो बिडाला हमारे खेत थे ना, वहाँ गेहूँ भी काटी है, गेहूँ काटी, और बाड़ी बोई, बाड़ी के निदान भी काटे हैं, और पशुओं को भी चराया है पाड़ी बन के। और खेतों में जाते जब छोटे जो बड़े मज़े आते थे, जैसे जामुन के पेड़ कितने थे, खूब जामुन खाते थे। डाब कितनी बड़ी थी, डाब थी अपने, डाब में पड़े रहते थे भैंसों के ऊपर बैठ के, और धर्म कुंड था, उसमें नहाते थे। धर्म कुंड का पानी भी अच्छा था, अभी भी ठीक है, शायद वो सारा वो कर दिया चारों तरफ से। तो सारे खेती के काम भी करे हुए हैं, बल्कि बीकॉम प्रेप और पार्ट 1 का एग्ज़ाम मैंने चंडीगढ़ दिया था। मेरे ताऊ जी जब ये चेयरमैन थे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, सेक्टर 16 में इनकी कोठी, IAS की बड़ी बड़ी कोठियाँ, उसमें रहते थे जी। और वो तो IAS बनने का तो था ही दिमाग में, तब उनके घर जाके रुकते थे। 2 साल मैं वहाँ गया चंडीगढ़, प्रेप का और बीकॉम पार्ट 1 का। तब भी उनका देख के तब और थोड़ा मेरे मजबूती आई उसमें, विचारों में कि IAS ही बनना है। तो इस तरह से उनको देख देख के मेरे को प्रेरणा मिलती कि मेरा वो बढ़ता गया फिर आगे जुनून। तो आपने बताया था कि कॉलेज में भी कुछ ऐसे में आपने जॉब की है,
तो क्या कुछ हाँ, किया जैसे B.Com के बीकॉम मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। मार्क्स मेरे ठीक ही थे, ज़्यादा उतरे, सेकंड डिवीज़न से किया था मैंने। उसके बाद फिर असल में मेरा 31 दिसंबर 1961 है डेट ऑफ बर्थ, और बीकॉम मैंने कर लिया था 1978 में। तो 17 साल से भी कम था। लेकिन जो सरकारी नौकरी जैसे सिविल सर्विस, तब पता लग गया था जी कि इसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम करती है, उसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जी। और उसमें मिनिमम एज चाहिए 21 साल, 21। और 3 चांस मिलते थे उन दिनों जनरल कैंडिडेट को, 21 से 26, 21 से 26 एज लिमिट थी और 3 चांस मिलते थे। तो तब और ग्रेजुएशन मिनिमम कंडीशन है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। तो ग्रेजुएट तो मैं हो गया था 1978 में, लेकिन उम्र कम थी, 17 साल। फिर देखा भी, अब क्या करें, अभी तो 21 साल में 4 साल कुछ बचे। ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तब फिर मैंने एमकॉम का भरा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, वो भी कॉरस्पॉन्डेंस से। वो भी फिर 2 साल मैंने घर बैठ के ही पढ़ाई की। अच्छा, इनमें प्रेप से लेके एमकॉम तक मैंने ना कोई कोचिंग की, ना कहीं पे कोई ट्यूशन लिया। जो भी बुक्स और स्टडी मटेरियल मिलता था हमें, उनको पढ़ पढ़ के और लिख लिख के प्रैक्टिस कर कर के अपने आप ही अपने दिमाग से पढ़ाई की। और एमकॉम मैंने राजस्थान से की 1980 में फाइनल, और मेरे नंबर 70% आए उसमें, 70 से अबव ही है। तो बहुत अच्छा मेरा रिकॉर्ड रहा एकेडमिक। एमकॉम में मैंने 80 में कर ली, और 80 में भी मेरी उम्र फिर 19 साल, 19 साल से कमी थी, 18.5 साल। 2 साल और इंतजार। तो 21 साल पूरे करने थे। फिर मैंने अपने पिताजी से बात की कि अब तो मेरे को कोई ये एक डिप्लोमा है इधर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, इवनिंग क्लास में था वो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट नाम है उसका, कि वो 1-2 साल मेरे को यहाँ पढ़ा दो यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा बाहर का पता चले, एक्सपोजर हो। तो मान गए फिर वो। फिर मैं, हाँ, मैच्योर हो गया। हाँ, फिर मैंने 1981 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पीजी डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट में। और फिर 82 में वो कर लिया, 1 साल का था। तो 21 साल तब भी नहीं हुई थी। तो तब मैंने कहा 1 साल और लगा लूँ यहाँ पे। फिर मैंने एमफिल में लिया था, एमफिल कॉमर्स में एडमिशन 82-83 में। तो 83 में फिर मेरा हो गया। फिर उसके लिए असल में मेरा प्लानिंग ये था कि पहले साथ साथ तैयारी तो खैर मैं कर ही रहा था, अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, और हाँ, तैयारी शुरू कर दी। हाँ, तैयारी तो शुरू कर ही रखी थी। तो मैंने प्लान बनाया कि 3 चांस मिलते हैं, तो मैं आखिर वाले 3 चांस ले आऊँ, ताकि पहले पूरी स्टडी करूँ, पढ़ाई करूँ। पहला चांस मैंने 85 में दिया था, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं उसको। तो 1985 में एक जनरल स्टडी का पेपर होता है और एक ऑप्शनल होता है सब्जेक्ट अपना। ऑप्शनल मैंने कॉमर्स लिया था, तो उसमें प्रीलिमिनरी मेरा नहीं हुआ, वो कुछ कमी रह गई। तो उस कमी को देखते हुए फिर मैंने सेकंड चांस 86 में दिया, दूसरा। उस कमी को देखते हुए उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई की अपने आप ही। दिल्ली से कुछ मैं मटेरियल ले आया था, कोचिंग सेंटर थे दिल्ली में, अभी भी है, अभी तो बहुत वहाँ से कुछ मटेरियल ले आया था पढ़ाई का। तो उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की। 86 में मेरा फिर प्रीलिमिनरी हो गया। फिर मैं मेन एग्ज़ाम में बैठा था। मेन एग्ज़ाम में उन दिनों जनरल स्टडी का होता था और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। आजकल काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया। तो मैंने कॉमर्स लिया था और एक और लिया था, हिस्ट्री नहीं, हाँ, पॉलिटिकल साइंस लिया था। तो फिर मेरा 86 में मेन नहीं हुआ। फिर आखिरी चांस बचा मेरा 87 का। 87 में मैंने सारा क्लियर कर लिया। हाँ, उससे पहले 83 में मैं फिर कॉलेज में लेक्चरर लगा, लेक्चरर कॉमर्स का, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। जुलाई 83 में मैंने ज्वाइन किया। 84 में फिर हिसार में ही मेरी शादी हो गई, नवंबर 84 में। तो मैं फिर मेरी ट्रांसफ़र हुई इधर, 1.5 साल में रहा गवर्नमेंट कॉलेज घरोंडा, करनाल के पास है। उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र मैंने करवाई हाँसी। फिर मैंने तैयारी करनी थी, असल में मेरी शादी भी हो गई थी, बड़ी बेटी 85 में हो गई थी मेरी। तो फिर मैं हाँसी गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाई। हिसार अप डाउन करता था, हिसार मेरे इन लॉज हैं, उनके आसपास ही मैंने घर लिया ताकि उनकी मदद भी मिले। उनकी मदद बहुत रही। तो बच्चे हो गए, शादी हो गई, तो स्टडी करने के लिए आसपास घर लिया। तो मैं स्टडी करता था।
जैसे 85 में मेरा प्रीलिम नहीं हुआ, 86 में फिर मैंने मेन एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ। उसके लिए मेरे को कॉलेज से 80 में था मैं 3 महीने की मैंने विदाउट पे ली पूरा स्टडी करने के लिए जी। क्योंकि उसके लिए मेन एग्ज़ाम बड़ा टफ होता है, बड़ा सिलेबस उसका बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए कम से कम दिन में 12 घंटे पढ़ाई ज़रूरी है। तो 3 महीने मैंने लगातार विदाउट पे स्टडी लीव लेके 3 महीने मैंने लगातार 12-12 घंटे पढ़ाई करी मेन के लिए। लेकिन चलो बाई चांस मेन नहीं हुआ। फिर 87 में भी फिर मैंने वैसे ही रिपीट किया, 3 महीने की मेरे को छुट्टी लेनी पड़ी विदाउट पे कॉलेज से। और फिर 87 में मेरा सारा हो गया। और 88 में फिर हमारा वाइवा, 87 में मैंने एग्ज़ाम दिया, 88 मार्च अप्रैल में रिज़ल्ट आता है उसका। और तभी फिर वाइवा इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं जो 1-1.5 महीना चलते हैं काफ़ी जी। तो फिर मैंने वाइवा में अपीयर हुआ 88 में, जून के आसपास था शायद। तो कॉलेज में ना जाने का नुकसान मेरे को समझ में आया, तब मेरे को नुकसान हुआ इंटरव्यू में। हमारा उन दिनों इंटरव्यू होता था 250 नंबर का और 1800 का होता था रिटर्न में मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मतलब प्रॉपर IAS वाले नंबर थे। लेकिन इंटरव्यू में क्योंकि एक्सपोजर नहीं था और इंटरव्यू बोर्ड में वहाँ बड़े बड़े सीनियर लोग बैठते हैं, UPSC के मेंबर चेयरमैन होते हैं और हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वहाँ, कॉलेज लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं। जनरल नॉलेज की बातें पूछते हैं वो, जनरल नॉलेज और वो कुछ भी पूछ सकते हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही हो उससे कुछ भी पूछ सकते हैं जी। तो इंटरव्यू मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, एक्सपोजर कम था मेरा बार का। तो मेरे नंबर उन्होंने दिए। एकेडमिक मेरा रिटर्न बहुत अच्छा था, एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो जो हमारा इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन था और बाई चांस UPSC का चेयरमैन भी वही था, तो उसने मेरा रिकॉर्ड देख के तो काफ़ी तारीफ़ की थी, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है एकेडमिक BCom MCom का। लेकिन इंटरव्यू में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, मेरे 88 मार्क्स आए थे 250 में से। 88 का मतलब 35% लगाऊँ, सिर्फ पास मार्क्स, क्योंकि मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे थे। तो फाइनल मेरिट में मेरा आज अभी भी 1000 के करीब कैंडिडेट निकलते हैं। पहले टॉपर को IAS मिलता है, फिर इंडियन फॉरेन सर्विस वाली की कुछ पोस्ट होती हैं, फिर इंडियन पुलिस सर्विस IPS, उसके बाद इनकम टैक्स कस्टम के आते हैं, उसके बाद रेलवे आता है। जैसे जो ट्रेंड है नॉर्मल जो ऑप्शन देते हैं जी। तो मेरा 500 के करीब रैंक था फाइनल जो आया, तो मेरे को फिर रेलवे का मिला था। तो आपकी पूरी जॉब रेलवे में रही? हाँ, फिर असल में मैं इसको अलाइड सर्विस बोलते हैं, जो बाद में आते हैं ना ग्रुप ए अलाइड सर्विस, वो फिर उसी सर्विस में रहते हैं। जैसे जो ऊपर वाले IAS में चले गए, करीब 100 के करीब पोस्टें होती हैं, उसके बाद कुछ 90-100 IPS के होती हैं और इतनी ही फिर इनमें इनकम टैक्स में होती है। IAS तो IAS ही रहता है। IAS का ये फ़ायदा है, IAS को जनरल सर्विस बोलते हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। पुलिस वाला पुलिस में ही रहता है और इनकम टैक्स कस्टम वाला वो उसी में रहता है, उसी डिपार्टमेंट में। तो आपका रेलवे में? हम जैसे रेलवे में थे तो हम रेलवे में ही रहे सारी पूरी रिटायरमेंट तक। तो रिटायरमेंट के बाद अब क्या कुछ देखते हो आप कि हाँ, पूरी दुनिया को देखा आपने, तो आप क्या देखते हो, आप क्या कुछ सोचते हो? इसमें मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से गांव वाले बच्चों को के लिए, जो मैंने फील किया। 33-34 साल मैंने रेलवे में नौकरी करी और 5.5 साल मैंने कॉलेज में शुरू में जो नौकरी करी लेक्चरर की करी। तो गांव वाले बच्चों के लिए मैं एक संदेश आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि गांव की बैकग्राउंड जिन बच्चों की है जो गांव में पढ़े लिखे हैं, जैसे हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े, आजकल तो कॉन्वेंट स्कूल हो गए, लेकिन सरकारी स्कूल आजकल भी बहुत सारे अच्छे हैं। मैं आपके वीडियो में भी देखता हूँ कई स्कूलों के, सरकारी स्कूल आजकल भी बहुत अच्छे हैं और उन दिनों तो बहुत अच्छे होते थे, तब तो प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं जी। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में गांव वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनका अपना सोचने का तरीका, उनका मेंटल स्ट्रेंथ जो है, मानसिक, उनमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने अपनी सर्विस में फील किया है। तो मैं सिविल सर्विस में गया, रेलवे में गया और हमारे साथ तो बड़े बड़े अफसरों के बच्चे, कॉन्वेंट दिल्ली के पढ़े हुए लिखे, IIT के बच्चे हमारे साथ, हमारी सर्विस में IIT के भी थे जी। शहरों के बड़े बड़े अफसरों के। हम तो साधारण गांव में अध्यापक के बच्चे थे। तो उनका काम करने का तरीका और मेरा काम करने का तरीका
और हम जो फैसला लेते थे कैसे लेते थे, किस तरह से कोई समस्या आई, सरकारी नौकरियों में हर डिपार्टमेंट में समस्याएं आती है, हम किस तरह से फैसला लेते हैं। हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी हमारी बहुत ज़्यादा थी, बहुत मजबूत होते हैं उनके मुकाबले हम लोग बहुत मजबूत जिनका रहे। जीवन बचपन जो है गांव में बीतती है ना। और गांव वालों के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि उनका जो रहता है ना मानसिक और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चे। ये मैंने अपने आप से देखा है। और बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप जो भी अपना सपना देखो और जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, तो उसी पे पूरा ध्यान दो। या अपना बिजनेस करना चाहते हो, जो भी आपका अपना एप्टीट्यूड है, रुचि है, इंटरेस्ट है, उस पर पूरा ध्यान दो। और माता पिता को भी किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं देना चाहिए भी तुम्हें ये बनना है। बच्चे को बहुत सारे फील्ड हैं आजकल, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ बनने का सपना देखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, सपना जरूरी है। और उसी सपने को पूरा करने के लिए उसी ट्रैक पे सही मेहनत करना, जिद के साथ मेहनत, नंबर 1 मेहनत, उसके साथ थोड़ी किस्मत भी काम देती है जी। क्योंकि जैसे सिविल सर्विस में तो लाखों लोग बैठते हैं और फाइनली तो 1000 ही सिलेक्ट होते हैं। और गांव वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा वो कर सकते हैं, करते हैं। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि जो माँ बाप और बच्चे समझते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या शरारतें करता है, तो महावीर सिंह उन सब के लिए एक प्रेरक हैं कि ये बचपन में शरारती भी थे और इनका जो बचपन है, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो घर पर ही हुई, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। उसके बावजूद इन्होंने सपना देखा और सपने के अनुसार जिद के साथ ये पढ़े तो आज इस मुकाम पर पहुँचे। और आज भी ये बच्चों के लिए प्रेरक हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़े से बड़े कॉलेज या बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ो या आप बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो तभी आप पढ़ सकते हैं। आपका धैर्य और आपकी दृढ़ता आपको किसी भी लक्ष्य के लिए आपको मजबूत बना सकती है। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और ये सोचें कि आप अगर कुछ बनना चाहते हैं ना, आपका अगर लक्ष्य मजबूत है तो आप ज़रूर बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।